Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, sir. अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने सुना सबको टेस्ट से बड़ा प्रॉब्लम है, तो जरा टेस्ट का प्रॉब्लम एक बार मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। बताओ भैया एक एक करके कि क्या प्रॉब्लम है। मैम मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है टेस्ट से। नहीं, कल शायद क्लास में ये डिस्कशन हुआ था, तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि टेस्ट से क्या प्रॉब्लम है, उसको जरा देखा जाए। बोलो। जिसमें बस ये है लाइन किसी को याद नहीं रखना। मतलब। बस ये लाइन याद रखना, जो जो यहाँ पे जो जो टाइप कर रहे हो ये लाइंस याद रखना। जब स्टेटमेंट्स बदलते हैं ना तो बुरा लगता है। यू शुड बी ऑनेस्ट विथ योर स्टेटमेंट्स ऑल द टाइम। मैम मैं आजकल टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, इसलिए बस मतलब इतना मेरे ही को कहना पता भी नहीं कि चाहूंगी। प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे जैसे पता लगा इट्स ऑल अबाउट कि स्टूडेंट्स वांट टेस्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बीन टॉट इन द क्लास। ठीक है। अब सोचो कि एरर डिटेक्शन है, तो भाई एरर डिटेक्शन, एक सेकेंड गगनदीप। अब एरर डिटेक्शन है तो एरर डिटेक्शन उन्हीं टॉपिक से मैं चूज करके देती हूँ जो क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मैं उन्हीं टॉपिक से चूज करके देती हूँ जो क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं। क्लोज टेस्ट आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। PQRS क्लास में पढ़ाया जा चुका है। एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन क्लास में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। वॉइस पढ़ाया जा चुका है, नरेशन पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। उसके अलावा जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे आपके वोकैब के पार्ट होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो वो सारे प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं CPO, CHSL, CGL में। उनमें से मैं वो चूज एंड सिलेक्ट करके देती हूँ कि उससे तुम लोगों को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस मिल जाए और तुम लोग भी उससे थोड़ा सा टच में रहो। ठीक है। अब इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो पढ़ाया जा चुका है वही टेस्ट दिया जाए। हाँ गगनदीप, अब आप बोलो। मैम जो कल हमारी बात चल रही थी सर से, वो तो मैम हमारी वैसे भी बात जीएस के लिए चल रही थी। और जो स्टार्टिंग में जो आप टेस्ट देते थे, जब हमने शुरू में सिर्फ वो करा था, नहीं, क्या कहते हैं, बिल्कुल नहीं, इंट्रोडक्शन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहित सर ने मुझे साफ साफ बताया है कि डिस्कशन वाज अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो देने का मन नहीं करता। एंड द पॉइंट इज कि एसएससी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही नहीं है, तो मैं एसएससी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देती ही नहीं हूँ, नॉट इन अ तो सिंगल टेस्ट। मैम अगर आप मेरी लाइन रिकॉर्डिंग में जाके कल की सुन लो, तो मैंने कहा था, मैंने इंट्रोडक्शन करा था, मैंने अपना पहला टेस्ट दिया था, इतने बड़े बड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, उसके बाद देने का मन ही नहीं करा दोबारा। पहला टेस्ट आपने बैंकिंग का दिया था, आप एसएससी सीजीएल का एक भी टेस्ट देकर तो देखो पहले। वो मैं अब दे चुका हूँ। आप एसएससी सीजीएल का एक भी टेस्ट देकर तो देखो पहले, फिर तो पता अब दे लगेगा। चुका हूँ मैम। अब तो मैंने देख लिया कि उस टाइप के नहीं आते, बट शुरू में जो मोरल अप होना चाहिए था वो डाउन हो गया था। मैं ये कह रहा था शुरू में स्टार्टिंग के लिए बच्चों मोरल, को ये। शुरू में इट वाज रिलेटेड टू बैंकिंग पैटर्न। टेस्ट वाज कंप्लीटली बैंकिंग। उसके बाद फिर मुझे ही विशाल ने ही बोला था आई गेस कि देयर शुड बी डिफरेंशिएशन बिटवीन बैंकिंग एंड द एसएससी एस्पायरेंट्स। देन वी स्टार्टेड गिविंग डिफरेंशिएशन बिटवीन एसएससी टेस्ट एंड बैंकिंग टेस्ट। मतलब अब ऑन अ वीकली बेसिस 2 टेस्ट अपलोड होते हैं, एक बैंक के अपलोड होते हैं, एक एसएससी के अपलोड होते हैं। तो एसएससी के टेस्ट पे कभी मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देती नहीं है, क्योंकि एसएससी में प्रीलिम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही नहीं है।
और बैंकिंग में बड़े बड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं तो उन बच्चों को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, वो उससे भाग ही नहीं सकते। हाँ तो मैम वही उस टाइम की बात हो रही थी, नॉट लाइक कि हम करेंटली अब कह रहे हैं, अब तो मैंने भी टेस्ट दिया हम था तो तब इसलिए। मैं तो लेकिन करंट बेसिस पे ही बात कर रही हूँ ना बेटा, मैं पुरानी चीजों के बारे में क्यों बात करूंगी जिसको हम लोग ऑलरेडी रेक्टिफाई कर चुके हैं। जो करंट बेसिस पे चल रहा है मैं तो उसके बारे में ही बात करूंगी ना। करंट में मैम बस अभी जीएस है, उसमें जो होता है वो हमने किया नहीं अभी, बाकी तो सब ठीक है। बेटा जीएस जो होता है ना, जो मुझे भी पता है कि जीएस का जो टेस्ट होता है ना, दैट इज टोटली करंट अफेयर्स बेस्ड। तो करंट अफेयर्स बेस्ड जीएस अगर है तो वो तुम्हें थोड़ा बहुत ही पढ़ाया जा सकता है, बाकी करंट अफेयर्स आपको खुद भी थोड़ा अपडेट रहना ही पड़ेगा, ठीक है। और चारू बेटा टेस्ट देना पड़ेगा वरना काम कैसे चलेगा बेटा। इट इज वेरी मच टेस्ट ना, एक्चुअली देखो मुझे ना टॉपिक वाइज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, टॉपिक वाइज टेस्ट बिल्कुल दिया जा सकता है ना। आप सेक्शनल टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन पॉइंट ये है ना कि टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बहुत फर्क होता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बहुत फर्क होता है। अगर मैं आपको एक ही टॉपिक का प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती हूँ ना, तो वो लिटरली प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो टेस्ट सीरीज नहीं है। टेस्ट सीरीज देने का मतलब ही होता है कि आप वहां पे टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, है ना। आप वहां पे टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, और आप टाइम मैनेजमेंट तभी सीखोगे जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे, एल्स कोई मतलब नहीं है ना। उसके अलावा फिर कोई मतलब नहीं है। अगर सिर्फ एक ही टॉपिक अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख रहे हो। और टेस्ट सीरीज का मेन मोटिव होता है टाइम मैनेजमेंट सीखना, ठीक है। बिल्कुल देना बेटा, कोशिश तो करना ही है। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं बन पाएगी ना, तो यू विल हैव टू गिव, ठीक है। चल, और तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो बता दो, फिर मैं क्लास लाइव करूंगी। हेलो। तो मैम ये जो टेस्ट बोलो। होते हैं हमारे, हम बाद में भी तो दे सकते हैं ना, जब हम्म सिलेबस हो जाएगा। बिल्कुल आप बाद में दे सकते हो बेटा, मैंने मना नहीं किया बाद में देने के लिए। मेरे पास कंप्लेन आए तो मैं उसको, मुझे ये बोला गया कि आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट के रिक्वायरमेंट है, टॉपिक वाइज टेस्ट के रिक्वायरमेंट है। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि बेटा सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले सकते हैं। आप बताइए ना, आपको नाउन का प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, कौन से टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, वो मैं आपको अवेलेबल करवाती हूँ ना। आप बोलिए। लेकिन जो टेस्ट सीरीज होता है वो फुल लेंथ टेस्ट ही होता है, क्योंकि वहां पर आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। अगर आप वहां पर फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे ना, तो आप कभी भी एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना नहीं सीख पाओगे। तो आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट, इस वजह से आई वॉन्टेड दिस डिस्कशन विथ यू गाइज, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं तुम लोगों के अकॉर्डिंग वर्क भी कर दूं तो उससे तुम लोगों को ही फायदा नहीं होगा। मुझे क्या यार, मुझे तो आसान ही पड़ेगा ना, 25 क्वेश्चन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को उठा के दे दूंगी, लेकिन ट्रस्ट में उससे आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। अभी थोड़ा मैम टाइम मैनेजमेंट, बोलिए टाइम ही कम बोलिए। निकल पा रहा है। 6-6 घंटे में नॉर्मल क्लासेस होती हैं, ऊपर से जीएस का ये भी अभी कुछ हम अलग बेटा से भी कर रहे टेस्ट हैं, तो हमें भी पता है। संडे होता है ना, तो मैम संडे उसके लिए टेस्ट होता तैयारी है। भी तो करनी पड़ती है ना, बस टेस्ट होता है तो उठा के बस बेटा बिना पढ़े दे तैयारी दो, वो भी तो नहीं चलता ना मैम। तैयारी तैयारी बेटा, अगर तुम ये सोचोगे ना कि तैयारी करके टेस्ट देंगे, तैयारी करके टेस्ट देंगे ना, तो वो ना एग्जाम से एक दिन पहले तक भी तुम यही फील करोगे ना कि अभी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा और टाइम मिल जाता तो शायद बेटर कर पाते। वो हर एग्जाम से पहले होता है, वो हर एग्जाम से पहले होता है कि भाई थोड़ा टाइम और मिल जाता ना तो बेटर परफॉर्म कर पाते। यार ये वाला पार्ट रह गया ना, ये पढ़ लेते ना तो मैं तो मतलब टेस्ट में पता नहीं क्या करके आ जाता। देकर तो देखो एक बार, हर बार देकर तो देखो, तुम्हें इम्प्रूवमेंट खुद पता चलेगा। तुम जो तैयारी सोच रहे हो ना बेटा, ये स्कूल का टेस्ट थोड़ी है कि आप जो चैप्टर्स पढ़ के जा रहे हो उसी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, कहीं से कुछ भी उठा के दिया जा सकता है। तुम्हें क्लोज टेस्ट आता है सॉल्व करना, तुम वही टेस्ट में भी सॉल्व करोगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम जो पढ़ कर गए हो वही टेस्ट एग्जाम में आएगा। इट इज नॉट सो। इट इज
टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. And you will have to make up your mind according to it, else आपको फायदा नहीं मिलेगा. And you will have to think about it. मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी. क्या पढ़ा रही थी मैं वैसे? नहीं पहले क्या पढ़ाया था बेटा? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ बेटा, क्योंकि देखो इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस ना, क्योंकि सीखना ही पड़ेगा. और तुम्हें पता है मतलब अभी से अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एट द एंड प्रॉब्लम आप लोगों को ही आएगी. मैं तो तुम लोगों का भला ही चाहती हूँ ना, मुझे क्या ही है. तुम सोचो कि अगर आप टेस्ट नहीं देते हो या आप टेस्ट देते हो उससे मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट या मेरा कोई पर्सनल नुकसान है तो बताओ. उससे मेरा कोई फायदा या नुकसान नहीं है. लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि आप लोग एक चीज को गलत रास्ते में लेके जा रहे हो, उसको आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो. तो बीइंग अ टीचर वो मेरा काम है कि मैं आपको सही डायरेक्शन में लेकर आऊं. तो मैं सिर्फ आपको सही रास्ता दिखा रही हूँ, बाकी उस पर चलना नहीं चलना बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है. यही तक करवाया था ना मैंने पिछली क्लास में. विशाल तुम भी कुछ पढ़ लो, एग्जाम आ रहे हैं सारे सर पे तुम्हारे. यस मैम. इतना दुखी होके क्यों कह रहे हो? पढ़ाई नहीं चल रही क्या? मैम चल रही है, अच्छे रफ्तार में नहीं हो पा रही. क्यों? नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं मैनेज, बहुत सारा सिलेबस दिख रहा है अभी पेंडिंग. क्या पेंडिंग चल रहा है तुम्हारा? तुम बस ये बताओ मुझे. मैम बहुत सारी चीजें पेंडिंग है. मेरा एडवांस मैथ्स पेंडिंग है, अर्थमेटिक भी पेंडिंग है, एक तरह से प्रैक्टिस अभी उसमें भी बहुत ज्यादा करना है. इंग्लिश भी वैसे ही चल रहा है अभी तो इंग्लिश में वो कैप सेक्शन पूरा का पूरा पेंडिंग ही है, मतलब वो अब स्टार्ट हुआ है अभी. स्टार्ट तो किया ना. देखो मैं तुम्हें बताती हूँ टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो ना विशाल, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो मैं तुम्हें सीरियसली बताती हूँ. देखो सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है? 10 बजे से लेकर 6 बजे तक यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन क्लासेस. तो ये टाइम मैं नहीं तुम्हारे लगती पास है नहीं, वो ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है. लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होगी कि यार 10 बजे से तो 6 बजे तक कंटिन्यूअसली क्लासेस ही चलता रहता है, तो हम क्या करें. सपोज ठीक है, अब उसमें आप ये कर सकते हो कि ना बहुत बर्डन है, बाप रे बाप, ये छोटे छोटे बच्चे अपने सर पे बर्डन लिए बैठे हैं. कौन सा फॉर्म भरा है गगनदीप तुमने? चारों तुमने कौन सा फॉर्म भरा है? CHSL भरा है ना दोनों ने? काम डाउन, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. शांति रखो, मैनेज करना सीखो बेटा. बड़े हो चुके हो, अब स्कूल में थोड़ी हो. सुबह सुबह क्या करो, 8 बजे उठने की आदत डालो, ठीक है? 8 से 9, 8 से 9 सिर्फ और सिर्फ आप 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करो. वोकैबुलरी मतलब सब कुछ होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी होता है. कोरिलेट करके याद रखना, क्योंकि ऐसे ऐसे रैंडमली रटने बैठोगे तो दिक्कत आती है, हर बच्चे को आती है, ठीक है? ये आपने किया. उसके बाद मैम हाँ बोलो. मैम वो कैप्स मतलब बोथ साइड से याद रखें, या ऐसा हो कि वर्ड्स जैसे आपने पूछ ली कि आर्बिट्रेटर क्या होता है, तो अगर ऑप्शन दिखे तो मैं बता दूंगा कि हाँ वो बिचौलिया होते हैं, मतलब या वो मतलब जो सेटल डिस्प्यूट करते हैं, तो ऐसे याद करें या दोनों तरफ से याद करें? नहीं 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 नहीं, ऐसे ही याद करो, ऐसे ही याद करो. तुम एक तरफ से याद रखोगे ना बेटा, तो दूसरे तरफ से अपने आप ही जज कर पाओगे. थोड़ा सा IQ लेवल बढ़ा लो ना, तो सारा काम मैनेज हो जाएगा. यस मैम, इसलिए कि वहाँ पे तो 4 ऑप्शंस मिलेंगे ही, उससे जज हो हाँ, पाता 4 है easily. ऑप्शंस मिलेंगे. और जैसे ही तुमने मतलब एक बार वो वर्ड पढ़ रखा है ना, तो वो ऑप्शन से बड़े आराम से गेस हो जाता है. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है वो चीज, ओके मैम. ठीक है? ये तुमने 8 से 9 वोकैबुलरी याद कर ली. उसके बाद मान लो कि तुम रात में 2 घंटे पढ़ते हो, ठीक है? तो ना 15 मिनट में
एक रीजनिंग का टेस्ट पेपर सॉल्व करो 15 मिनट में। एक 15 मिनट इनिशियली लगेगा, धीरे धीरे करके इसका टाइम रिड्यूस करना है, इसको 10-10 मिनट करने की कोशिश करना। 15 मिनट में इंग्लिश का एक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना मिनट हो गया बताओ? 5-5 10 30 मिनट्स, ठीक है। ये 30 मिनट्स तुमने पढ़ाई करी, इसको तुम 20 मिनट्स तक दोनों पेपर को एनालाइज कर लो कि कहाँ पे गलती हुई और उसको कैसे कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। ये आपने 20 मिनट्स में कर लिया, और उसके बाद जो आपके पास 1 आवर 10 मिनट्स बचा, उसमें आप मैथ्स और जीएस को अल्टरनेट बेसिस पे डिवाइड कर दो कि भाई मंडे आपको मैथ्स पढ़ना है, ट्यूसडे, या फिर इसको 1 आवर 10 मिनट्स है ना, तो इसका भी टाइम आधा आधा बांट दो कि आधा देर आपको मतलब 1 घंटा समझो, या मतलब आप ऐसा कर लो कि 40 मिनट्स आपको मैथ्स प्रैक्टिस करनी है और 20 मिनट्स आपको जीएस का कोई एक टॉपिक पढ़ते चलना है। तो ये अगर आप टाइम मैनेज करके सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दोगे, क्योंकि ना इंग्लिश और रीजनिंग में अलग से कुछ रटने का होता नहीं है। इंग्लिश और रीजनिंग अगर आप डेली बेसिस पे प्रॉपरली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो ना, तो वो आपका वहां पे क्लियर होते चले जाता है, ठीक है। एक एक टॉपिक को लेकर पढ़ने की हमेशा नहीं जरूरत है विशाल, यही तो मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा कि नहीं जरूरत है। तुम सिर्फ टेस्ट पेपर सॉल्व करो ना, तुम सिर्फ टेस्ट पेपर सॉल्व करो, उसमें जितने इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शंस आते हैं उन सब रूल को नोटबुक में नोट डाउन करते चलो बस, और उसी को रिवाइज करो, उसी को रिवाइज करो। यहाँ पे तुमने जो 8 से 9 में ये कर रखा है ना, इसको भी आधा आधा घंटा डिवाइड कर दो ना। हाफ एन आवर में जो तुमने यहाँ पर गलती की है उसको प्रैक्टिस कर लो, उसको एक बार रीड आउट कर लो, ठीक है। और ये आधे घंटे में तुम वर्ड्स याद कर लो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा बेटा। ये सुबह के टाइम को इंग्लिश, सुबह के टाइम पे हमेशा इंग्लिश को फोकस किया करो, क्योंकि ना इंग्लिश में जो चीजें लर्न करनी होती है ना, वो सुबह के टाइम पे फ्रेश माइंड में अच्छे से हो पाती है, बस और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ तो मैं समझ सकती हूँ अंजलि, बिकॉज आपका वो भी है ना, मतलब फैमिली लाइफ भी है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होगा, तो आई कैन अंडरस्टैंड इट विथ यू, बट बॉयज कैन डू इट इजीली आई गेस। थोड़ा सा देखो, मैं तो तुम्हें एक स्ट्रक्चर बता सकती हूँ ना, शेड्यूल तो आपको अपने हिसाब से ही बनाना है। क्लास में जो डेली हो रहा है वो कब रिवाइज करें बेटा? वो आप इनिशियल लेवल पे, जब भी आप, अभी तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो ना मैथ्स और वो सारे सब्जेक्ट्स, तो वो आप इनिशियल लेवल पे इस टाइम पे रिवाइज कर लो, ठीक है। इस टाइम पे अब अगर आपको ऐसा लगता है कि वो टाइम नहीं बच रहा है, तो ये जो 1 आवर 10 मिनट्स आपका इधर बच रहा है ना, आप इस 1 आवर 10 मिनट्स में जो भी क्लास में हुआ है उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। उसमें अगर जो क्लास में हुआ है वो रिवाइज करने के लिए बैठे हो, तो उसमें आपका मैथ्स भी रिवाइज हो जाएगा, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है आपका, जीएस है, बेसिकली इंग्लिश और रीजनिंग तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर ही रहे हो, तो वो साथ के साथ चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप मैथ्स और जीएस में जो भी आपका पढ़ाई हो रहा है उसको आप यहाँ पे रिवाइज करते चलो, आगे बढ़ते चलो बेटा। इसी को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, और अगर इन केस आपको लगता है कि ये 2 आवर्स यहाँ पे थोड़े कम पड़ रहे हैं, तो इसको आप 1 घंटा और बढ़ा लो, 3 आवर्स कर लो, और 3 आवर्स में यहाँ पे मैनेज कर लो, क्योंकि मेरे ख्याल से 8 से 11 पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, इतना तो यार ऑफिस लाइफ के बाद मैं भी पढ़ लेती हूँ। अगर आप ऐसे सोचोगे ना, तो इतना तो मैं ऑफिस लाइफ के बाद पढ़ लेती हूँ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, तो इतना तो बेटा मैनेज करना ही पड़ता है। आप लोग तो अभी उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, सो यू विल हैव टू डू इट। कम पढ़ो, जितना हो सकता है उतना रिवाइज करो, उससे तुम्हारा ज्यादा बेटर तरीके से चीजें इम्प्रोवाइज होगी। केशव, एक्चुअली बैंकिंग और एसएससी कुछ नहीं होता बेटा, टाइम मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। जैसे कि तुम भी यहाँ पे सुबह उठ के प्रैक्टिस कर लिए, यहाँ पर आप एक रीजनिंग का टेस्ट दे दो, इंग्लिश का टेस्ट दे दो, बट मैं ये केशव बैंकिंग स्टूडेंट्स के साथ ये है ना कि रीजनिंग में सिर्फ आप टेस्ट देकर आगे नहीं बढ़ सकते।
रीजनिंग में आपको अलग से प्रैक्टिस भी जरूरत है, क्योंकि आप लोगों का जो पजल आता है, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप रीजनिंग का जो टाइमिंग है ना, आप रीजनिंग के टाइमिंग में टेस्ट मत दो, वो 20-30 मिनट्स आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को प्रैक्टिस करने पे इन्वेस्ट करो इनिशियल लेवल पे। जब आपको लगता है कि उस पर कमांड आ गया तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड करो विद टेस्ट। ठीक है, अब मैं बढ़ा लूं प्लीज। मुझे थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करना था, क्योंकि मुझे बस ये लग रहा था कि चीजें गलत जा रही है। हाँ, इस वजह से उनका जीएस तो कम नहीं है, नहीं सॉरी, जीएस तो कम है लेकिन मैथ्स कम नहीं है विशाल, क्योंकि पता है उनका जो डीआई वगैरह आता है ना, उसके लिए उनको प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। जैसे तुम्हारे लिए एडवांस मैथ्स हो जाता है ना, वैसे उनके लिए परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी और डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाता है, बहुत हाई लेवल पे आता है। मैम डीआई तो हमारे में भी आता है, एक बस वो पीएनसी नहीं आता है। नहीं, प्रोबेबिलिटी उनमें 4 चैप्टर्स एक्स्ट्रा है, मैं तुम्हें बताती हूँ। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी, और ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, वो यहाँ से यहाँ हो जाता है। तो उसके लिए ना उन लोगों को हमारा भी वैसे बहुत ही आ रहा है प्रैक्टिस ना की। डीआई। अरे बेटा मुझे अच्छा पता है, मैं दोनों टेस्ट देती हूँ, आई नो। उनको मतलब मैं प्रीलिम्स की बात नहीं कर रही, प्रीलिम्स की टीआई की बात नहीं कर रही, प्रीलिम्स की टीआई दोनों का बिल्कुल सेम होता है, एकदम इक्वल लेवल पे होता है, लेकिन मेंस में थोड़ा सा उनका वो कोडेड फॉर्म में चले जाता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिलेबस कम है उनका, आपको मानना पड़ेगा। ये बताओ, पीछे बढ़ गए। जीएस का सिलेबस कम है ना, मैं मानती हूँ। बहुत ज्यादा कम है। हाँ, मैथ्स बहुत में भी ज्यादा तो मैम उनके एक ही 2 चैप्टर है जिन पे ज्यादा फोकस करना है, सीरीज हो गया, परसेंटेज हो गया, इधर और कुछ बचता ही नहीं उसके बाद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है, हाँ मतलब सही कह रहे हो, परसेंटेज अगर वो फोकस कर लेते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएस, ये सारे क्वेश्चंस उसी सब हो बेसिस जाते हैं पे मैम। बन जाते हैं। हाँ, उसी बेसिस पे बन जाते हैं, तो वहां पे काम चल जाता है। लेकिन टाइम एंड वर्क और टीएसडी तो पढ़ना ही पड़ता है थोड़ा सा। मैम क्वेश्चन कितने आते हैं? 1-2 क्वेश्चन तो इन टॉपिक से आने अच्छा, हैं। बता तो रही हूँ इतने ही आते हैं, लेकिन आते तो है ना, इतने ही आते हैं। नहीं नहीं गगनदीप, ऐसा तुम पूरी तरीके से नहीं कर सकते बेटा। इससे बेटर ये होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। आगे बढ़े, अब मैं पढ़ा लूं प्लीज, आधा घंटा बचा है, कुछ तो पढ़ाने दो आज। चल, सो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। बेटा ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। चारों, आज राष्ट्रीय गणित दिवस है भाई, मोहित सर को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दूंगी आज, ही इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। है, सच्ची है, हाँ या ना बता तो दो, वरना पता चला मेरे ही पोपट हो गया। नो मैम, है। है, फिर ठीक है। आज चलो, रामानुजन जी का बर्थडे है। अच्छा आज रामानुजन जी का बर्थडे है, माय गॉड। चलो फिर सेंटेंसेस देखो, बहुत आसान है ये, तुम लोग 2 मिनट में कर लो वैसे सॉल्व। He is enough intelligent to solve your riddle. He has enough information regarding the case. There are enough candidates for this post. So Anjali is saying intelligent enough. Purita का भी यही कहना है, तो he is intelligent enough. ठीक है, he is intelligent enough to solve your riddle. ठीक है, he is intelligent enough to solve your riddle. सेकंड और थर्ड सही है, ऐसा अंजलि जैन कह रही है, ये बात मुझे हजम नहीं हुई, पर ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, मतलब क्या ही कर सकते हैं इस बात के लिए। देखो,
इट इज कॉल्ड एज, ये जो सेंटेंसेस है ना बेटा, दीज आर यूजेस ऑफ एनफ, ठीक है, दीज आर यूजेस ऑफ एनफ। अब एनफ के यूजेस में तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता क्या है, ठीक है बेटा। दो तरीके से एनफ को यूज कर सकते हैं, पहला एडजेक्टिव के साथ और दूसरा नाउन के साथ, है ना। नाउन के साथ भी एनफ वर्ड यूज होता है और एडजेक्टिव के साथ भी एनफ वर्ड यूज होता है। जब भी एनफ एडजेक्टिव के साथ यूज होगा तो वो हमेशा एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होगा, ठीक है, वो हमेशा एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होगा और एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के बाद एनफ आता है, ठीक है। लेकिन जब भी एनफ नाउन के साथ यूज होगा तो बेटा वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा या काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा और जब भी नाउन के साथ एनफ आता है तो एनफ हमेशा पहले आता है। अब ये तीनों सेंटेंस को ऑब्जर्व करो। इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है ना जो ही की क्वालिटी बता रहा है, हाँ कि ना? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है या नहीं है? बोलो, कम ऑन, ये तो बता सकते हो तुम लोग। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना इंटेलिजेंट। तो देखो इंटेलिजेंट के बाद एनफ आ गया और इंफॉर्मेशन तो हम सब जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है, जो हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाउन सब जगह पढ़ा कि इंफॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं होता है ना, तो इंफॉर्मेशन नाउन है। तो ही हैज एनफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे यहाँ पर कैंडिडेट आ गया बेटा, तो कैंडिडेट भी नाउन है, नाउन के पहले एनफ यूज किया गया है, लेकिन कैंडिडेट बेटा काउंटेबल नाउन है और एनफ के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। तो यहां पर आप कैंडिडेट्स कर दोगे। गॉट इट? बात समझ आई कैसे करना है? बोलो, कुछ तो बोलो, आई ना। जैसे कि मान लो, हाँ जैसे कि मान लो कि यहां पर होता कि देयर आर एनफ ऑरेंजेस फॉर द ओकेशन, फॉर द ओकेशन, ठीक है। देयर आर एनफ ऑरेंजेस फॉर द ओकेजन। नाउ ऑरेंजेस यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, तो बेटा आप यहाँ पर हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही यूज करोगे, ठीक है। तो एनफ के साथ कभी भी काउंटेबल नाउन आएगा ना तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा। प्लीज ये बात ध्यान में रखना है, इसको मैंने करीब करीब 10 बार बोल दिया है पिछले 5 मिनट में, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एनफ आता है पहले और एडजेक्टिव के बाद एनफ हमेशा बाद में आएगा, कभी भी पहले नहीं आएगा। बाप रे, गुड मॉर्निंग ध्रुव, ये सबको समझ आया यूजेस ऑफ एनफ? किसी को कोई डाउट है इसमें? तो ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए बस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ टू, देखना एक बार। ओके ठीक है, फुट भी सही है, क्या बात है।
ये सवाल कुछ ज्यादा आसान नहीं है। यहाँ पे अगर तुम लोग थोड़ा भी ध्यान से सेंटेंस को ऑब्जर्व करोगे ना, तो सेंटेंसेस में ही आंसर्स हिडन है ना। सेंटेंस खुद बोल रहा है कि ये आंसर है, ये आंसर है, ले लो ले लो ले लो। बहुत इजीली समझते हैं। देखो, टू के साथ, TOO के साथ बेटा हमेशा एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री आता है, ठीक है। TOO के साथ हमेशा एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री आता है, और उसके साथ हम 2+V1 यूज करते हैं। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहां पर TOO है, उसके साथ वीक लगा हुआ है, विच इज एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री, तो उसके साथ 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, ही इज टू वीक टू वॉक। इन अ सिमिलर मैनर द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, तो यहां पर भी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो 3 और 4 को क्लियरली ऑब्जर्व करो, तो आप देख रहे हो यहां पर टू मी लिखा हुआ है, यहां पर फॉर मी लिखा हुआ है। दैट सिंपली मीन्स कि यहां पर ये डेफिनेटली ये मी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है नहीं, तो 2+V1 तो यहां पर आ नहीं रहा है। तो बेटा जब कभी भी TOO के साथ एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री आया हुआ है और सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में वर्ब ना होकर वहां पे कोई पर्सन हो, कोई भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या किसी का नाम हो, है ना, कोई भी पर्सन वहां पर मेंशन्ड हो, तो आप हमेशा टू के जगह पे फॉर यूज करोगे, ठीक है। तो यहां पर ये पर्सन है ना, तो आप टू के जगह पे फॉर यूज करोगे, एंड इट विल बी द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी, ठीक। अब क्या होता है कि अब किसी भी सेंटेंस में फॉर के साथ पर्सन भी मेंशन्ड हो, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो, दोनों चीजें हो, तो उस सर्कमस्टांसेस में क्या करेंगे? तो बच्चे उस सर्कमस्टांसेस में हम क्या करेंगे? TOO के साथ जब कभी भी एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री हो और वहां पर पर्सन और 2+V1 दोनों आ जाए, तो बेटा अलाइनमेंट जो होता है ना, वो हमेशा इस तरीके से होता है कि पहले आप फॉर के साथ पर्सन मेंशन करोगे और बाद में आप 2+V1 मेंशन करोगे, ठीक है। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा कि द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, ठीक है। वो अलाइनमेंट आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। बात समझ आई? क्या बात है, इतनी शांति क्यों है? समझ नहीं आया क्या? यस मैम, आ गई। तो इतने दुखी क्यों? आ गई तो खुश होना चाहिए ना। मैं दुखी कहाँ हूँ? ऐसी लग रहा है आवाज से कि दुखी है। नो मैम, चल, नींद है। अभी भी नींद आ रही है? 10:30 हो गया है, जाग जाओ, ठीक है। तो ये TOO का यूज इस तरीके से होता है। फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सबको जब क्लियर हो ही गया है तो। हाँ, तो सुबह से लेके शाम तक सोते रहो, और क्या, उठने की क्या जरूरत है। इन सेंटेंसेस को देखो, टू मच, वेरी गुड। सो जाना पढ़ते पढ़ते। आगे बताओ। सेकेंड में भी टू मच। ओके, उसके बाद थर्ड सही हो जाएगा फिर, है ना? ओके, और
फोर्थ भी करेक्ट है, फिर फोर्थ भी करेक्ट है। नहीं भाई, मना कर दिया उसने, नहीं है फिर। तो बताओ गगनदीप क्या करे फोर्थ के साथ? चारों भी पूछ रही है, तो बताओ क्या करे? वेरी लगा दे बेटा, टू मच तो बोलते हैं ना, तो वेरी क्यों लगा दे? टू मच ही रहने देते हैं। नहीं, सैटिस्फाइड नहीं हो मेरे जवाब से? क्यों, अच्छा लग रहा है? राखी मेरे जवाब से सैटिस्फाइड है, शी इज सेइंग नो, आई एम नॉट सैटिस्फाइड। तो बता ही देते हैं, वैसे जो मैं अभी समझाऊंगी उससे भी तुम लोग बड़ी मुश्किल से ही सैटिस्फाइड हो गए, बट कोई बात नहीं, बता देते हैं। अच्छा, सी रूल बताती हूँ यहाँ पे बेटा, उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सोच समझ के। रूल सेज कि नाउन है, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी नहीं आता, ठीक है। किसके साथ आएगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, TOO2, ठीक। तो बेटा आप वहां पर हमेशा टू मच यूज करते हैं, ठीक है, आप वहां पर हमेशा टू मच यूज करते हैं। कभी कभी एडजेक्टिव के साथ भी आएगा, है ना, जैसे यहां पर देखो एंग्री तो एडजेक्टिव है, यहां देखो डिफिकल्ट तो एडजेक्टिव है, सम की क्वालिटी बता रहा है ना कि सम मुश्किल है, तो डिफिकल्ट तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ भी TOO2 आ सकता है। एडजेक्टिव के साथ जब भी आएगा तो एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा। और जब कभी भी एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा तो बेटा टू मच की जगह पे आप हमेशा मच टू यूज करेंगे। एडजेक्टिव के साथ कभी भी टू मच नहीं बोला जाता, एडजेक्टिव के साथ हमेशा मच टू बोला जाता है। आई हैव बीन फेसिंग मच टू ट्रबल, यहां पर ये जो ट्रबल है ये नाउन है ना, तो ये मच टू यहां पर गलत है, आप यहां पे बोलोगे टू मच ट्रबल, टू मच ट्रबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन यहां पर जो डिफिकल्ट है वो एडजेक्टिव है, करेक्ट, यहां पर ये जो डिफिकल्ट है ये एडजेक्टिव है, तो आप क्या बोलोगे? मच टू ही बोलोगे, टू बिल्कुल सही है, टेबल पे टू बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड की बात करें तो यहां पर अटेंशन नाउन है, तो नाउन के साथ बेटा आप टू मच ही यूज करोगे, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो एंग्री यूज्ड है, तो माय मदर का वो एंग्री जो वर्ड है वो माय मदर की क्वालिटी बता रहा है ना, मेरी मम्मी की क्वालिटी बता रहा है कि मेरी मम्मी बहुत गुस्सा है, कि उनका एंगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो वहां पर एंग्री इज बिहेविंग एज एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव के तरीके से यूज किया जाता है तो उसके साथ हम टू मच नहीं लगाते बच्चे, उसके साथ हम हमेशा मच टू लगाते हैं, कि माय मदर इज मच टू एंग्री टू कंट्रोल हर एंगर। बात समझ आए? टू मच एंड मच टू। विशाल कुछ लिख रहा है, कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं, भरोसा मत उठाओ, बस समझ के दिमाग में रखो, भरोसा मत उठाओ, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। अब जैसे कि देखो यहां पर लिखा है ही इज ओनली टू करेजियस, ही इज नन टू गुड,
है ना। तो बेटा ये ना सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा पढ़ा नहीं, हम लोगों ने कभी ऐसा बोला नहीं, है ना। अगर आप ओनली टू को बोलते हो ना कि ही इज वेरी करेजियस, तो कोई गलती नहीं है बच्चे, बिल्कुल सही है, ही इज वेरी करेजियस। अगर आप नन टू को बोलते हो ना कि ही इज नॉट वेरी गुड, तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है, नॉट वेरी गुड भी हम बोलते हैं। लेकिन आपको पता है ये जो वर्ड है ना वेरी, इसी का सिनोनिम है ओनली टू, ठीक है। या जो वर्ड है ना नॉट वेरी, उसी का सिनोनिम है नन टू। तो अगर आप कहीं पर वेरी लगाना चाहते हैं ना, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद द वर्ड ओनली टू। अगर आप कहीं पे नॉट वेरी लगाना चाहते हैं ना, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद द वर्ड नन टू, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओनली टू या नन टू लिखा हुआ है ना, ये भी गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। और एक बात बता दूं बेटा, इससे आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया है, ठीक है। इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज। बट ये अच्छी बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द लास्ट स्लाइड, मतलब ये लास्ट स्लाइड नहीं है, ये लास्ट रूल है जो हम लोग आज के डेट पे डिस्कस करेंगे। दिस इज द लास्ट थिंग विच वी विल डिस्कस टुडे। 1 करेक्ट, ओके। 4 करेक्ट। मच ब्रेवर, कंपैरिजन नहीं हो रहा ना बेटा। मच पॉजिटिव डिग्री है, ब्रेवर कंपैरेटिव डिग्री है, और वहां पे कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, तो क्यों करना फालतू में, है ना। ही इज टू मच ब्रेव, मच टू ब्रेव। अच्छा, ही इज टू ब्रेव, मच ही हटा दो, ऐसा कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो चारू, ऐसे सेंटेंसेस तो मैं डेली ही यूज करती हूँ, है ना। अब सोचो कि पता चले कि हम ऐसे सेंटेंसेस में भी गलत करते हैं, तो कितना अजीब सा लगेगा ना। कोई बात नहीं, अभी सीख जाओगे। ये चारों क्वेश्चन सबने देख लिया? किसी को कोई डाउट है इसमें? सेकंड में वेरी लगा दो, ऊपर वाले की तरह सही हो जाएगा। ये तो इतनी ही गलत बात है, इतनी ही गलत बात है ना कि मैं क्या बताऊं। तुम लोग ना एसेंस ऑफ सेंटेंस नहीं समझते। इंस्ट्रक्शन पढ़ा है क्या है? इंस्ट्रक्शन बताना है क्या है? फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। अगर तुम्हें ये सही नहीं लग रहा तो बोलो ये गलत है, ये सही है। करेक्ट सेंटेंस ही तो ढूंढना है, करेक्शन करना थोड़ी है। वन और टू, 1 और 4 बेटा गगनदीप मैं समझी नहीं बच्चे। 1 और 2, 1 और मैम वो 4 टू का गलत मतलब? से टाइप हो गया था, 1 और 4 सही है, ये कह रहा हूँ। अच्छा 1 और 4 सही है, अच्छा, और 2 और 3 गलत है ना फिर? ठीक है, ठीक है भाई, अभी बताती हूँ। इनको भी जरा देख लो, इंटेलिजेंट और ब्रेव ही हैं सारे। बड़ा मजा आता है मुझे सस्पेंस वाला गेम खेलने में। अच्छा, इसमें भी गगनदीप कह रहे हैं 2 और 3 सही है। मैम फिर गलत टाइप हो गया। नहीं 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 नहीं। क्या 3 कैसे सही लग सकता है इसे? मैम बाकी 2 तो है सब और ठीक है। हाँ 4 है साथ में। 4 है, 3 और 1 गलत कर दूं ना फिर? यस मैम।
ये फिर से देखना वेरी मच कर रहा था। मैं बोल रही हूँ इसमें तुम्हें करेक्शन नहीं करना है विशाल, सही सेंटेंस ढूंढने हैं, ठीक है। चलो अब तीसरी स्लाइड, फिर से सस्पेंस करो। आदत तो करेक्शन की है, सही बात है, वो करेक्शन हो ही जा रहा है, अंदर से निकल रहा है। सॉरी गलत है, हाय राम, ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है, राखी और पुनीता का आंसर देख लेते हैं। 1 and 2 करेक्ट, अकॉर्डिंग टू पुनीता 1 and 3 करेक्ट। मतलब 1 तो चारू भी करेक्ट कह रही है, पुनीता भी करेक्ट कह रही है, राखी भी करेक्ट कह रही है, तो चलो 1 को तो टिक मार ही देती हूँ। बाकी 2 3 में बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है मुझे, क्या करें? ये तुमने जानबूझ के बोला ना, तुम्हें आंसर पता नहीं था तो सबके अगेंस्ट जाने के लिए, है ना विशाल? केशव कह रहा 1 तो पक्का ही गलत है, अब क्या करें? 2 भी करेक्ट। तुम लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। मैं बता दूं आंसर्स? 3 पक्का करेक्ट है। चारू कह रही 3 पक्का करेक्ट है, जानना ही पड़ेगा, अब चारू की बात कैसे टाल सकते हैं, काट देते हैं। बाकी खुश, सब खुश हो गए ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो दुखी होने ही वाले हो, अभी तो खुश हो लो। चलो अब सब कोई अपने अपने नोटबुक में बेटा इस चार्ट को बनाओ। इस चार्ट को सब कोई अपने अपने नोटबुक में बनाओ, फिर अकॉर्डिंगली मैं डिस्कस करूंगी। बना लिया सबने? अभी नहीं, तुम तो रजाई में थे, तुम कैसे बना रहे हो? मेरा एक तो सवाल है, पूछो? बोलो तो पूछ ही लेती हूँ। अरे बताओ, पूछू कि नहीं पूछू? कुछ तो बोलो, सब बिजी हैं छापने में। पूछो बेटा। यहाँ पर एक वर्ड है सिलेबिक, मतलब क्या है इसका? छापने के बाद पूछने ही वाले थे। चारू कह रही है मुझे भी लगा कि ये है क्या साउंड। सिलेबस नहीं चारू, सिलेबस थोड़ी ना है ये। अंजलि कह रही है साउंड। अंजलि हम सबको बताएगी कि सिलेबिक क्या होता है। वॉवल साउंड केशव भी बता सकता है, तो भाई केशव भी हमें बता सकता है कि सिलेबिक क्या होता है। इंटेलिजेंट बच्चे, देखो देखो। अच्छा भाई अंजलि बताओ। सबने सबने कर लिया ना, बना लिया ना अपने अपने नोटबुक में, तो डिस्कस करें ना फिर। ऐसा ना हो कि मैं डिस्कस कर रही हूँ सब बना ही रहे। नहीं चारू, तुम्हारा नंबर आएगा, मैं दूंगी तुम्हें चांस।
मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम दोनों को मौका देना मेरा काम है। मैम बताओ, छाप लिया। छाप लिया? चल अंजलि, अनम्यूट करके बता दे यार, ऐसे कैसे समझ आएगा? मतलब ये तो मुझे पता है कि तुम्हें पता है, ये तो मैं भी जानती हूँ कि तुम्हें पता है। चलो मैं बताती हूँ, वो अनम्यूट नहीं कर सकती, वो वही टाइप कर रही है। देखो, केशव बिल्कुल सही कह रहा था, सिलेबिक इज बेसिकली वॉवल साउंड, ठीक है। जैसे कि मान लो बुक है, अंजलि कह रही थी बुक का एग्जांपल लिया ना उसने। जैसे कि मान लो बुक है, बुक में कितने वॉवल्स हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बुक में कितने वॉवल्स हैं? 2 वॉवल्स हैं, ठीक है। और बेटा ये जरूर सबको आना चाहिए, आप एंड मुझे बहुत भली भांति पता है कि आप लोगों को आता है, मैंने बहुत बारी पढ़ा भी दिया है ना। तो आई नो कि यू गाइज आर अवेयर ऑफ जो मैं लिख रही हूँ वो दिखने विजिबल है। साउंड भी चले गया? अभी आवाज आ रही है? विजिबल नहीं हूँ? एक मिनट, एक मिनट। अभी ठीक है? अभी ठीक है, आवाज आ रही है ना? बस मैं सिलेबिक समझा देती हूँ, क्वेश्चंस कल डिस्कस करा दूंगी। बेटा ये है ना अ आ ई ई उ ऊ ए आई ओ औ, ठीक है। अब ये बुक को कंसिडर करो, तो बुक में क्या है? 2 वॉवेल है, ठीक है। अब इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना। कभी तुम लोगों ने बुक को ऐसे लिखा है, बड़ी यू की मात्रा दी है? हाँ, तो गलत लिखते हो तुम, बुक में छोटी यू की मात्रा आती है। ठीक है, हाँ वो तो मुझे पता चल गया। तो बेटा बुक में ना हमेशा छोटी यू की मात्रा आती है, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर ब्रेव को कंसिडर करो। तो बेटा ब्रेव में भी 2 वॉवेल है, ए है और ई है। अब इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो ब्रेव ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ही वॉवेल यूज हुआ ना, एक ही मात्रा यूज हुई, ये वाली एक ही वॉवेल यूज हुआ। अब अगर मान लो कि तुम इंटेलिजेंट बोलते हो, अब इंटेलिजेंट को तुम अगर बोलोगे तो इसमें देखो कितने सारे ब्रेकेज है, क्योंकि जहां जहां पे वॉवेल आएगा वहां वहां पे तो साउंड ब्रेक करेगा ही। इंटेलिजेंट है ना, तो यहां पर देखो 1 2 3 4 मात्राएं आ गई। ये खैर इसको मात्रा में काउंट नहीं करते, यहाँ पे 3 मात्राएं आ गई। बेटा जब कभी भी ये जो स्वर का साउंड है हिंदी में जब भी आप लिखते हो, तो किसी भी वर्ड को लिखने में जब एक ही स्वर की आवाज आती है तो उसको हम वन सिलेबिक कहते हैं, ठीक है। जब एक से ज्यादा स्वर यूज होता है तो उसको हम मोर सिलेबिक कहते हैं। बात समझ आ रही है? कोई भी वर्ड इंग्लिश का जब आप उसको हिंदी में लिख रहे हो और वहां पे एक स्वर यूज हो रहा है, ओनली वन, अ आ ई यही स्वर है, इसके अलावा री अंग अह को काउंट मत करना, सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ। इनमें से सिर्फ एक यूज हो रहा है इन हिंदी, देन दैट इज वन सिलेबिक। अगर एक से ज्यादा यूज हो रहा है देन दैट इज मोर सिलेबिक। हाँ गगनदीप बिल्कुल सही है। सर मैं मतलब बता मात्रा में, मतलब इंटेलिजेंट में मात्रा ए जो ऊपर आ रही है एक स्वर हो गया ये।
हाँ, ये एक स्वर काउंट होता है। वो मैं ल में मेरी जो फील्ड में भी छोटी की सारे बात, गामा स्वर को कहते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी। नहीं, ये इसको स्वर व्यंजन कहते हैं ना हिंदी में। ल में जैसे छोटी की बात आ गई तो वो दूसरा स्वर हो गया। बेटा ये ना एक तरीका है सिलेबिक समझने का। मोर ओवर आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो विद द प्रोनाउंसिएशन। जैसे व्हेन वी आर सेइंग ब्रेव, प्रोनाउंसिएशन इज ओनली ऑफ वन वॉवल, सिर्फ ए का साउंड आ रहा है, ई की साउंड नहीं आ रही। बुक है ना, सिर्फ सिंगल ओ का साउंड आ रहा है, डबल ओ का साउंड नहीं आ रहा। लेकिन व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग इंटेलिजेंट, सो साउंड इज ऑफ इंटेलिजेंट, है ना, तीनों स्वर का साउंड आ रहा है। तो बेसिकली सिलेबिक इज बेस्ड ऑन वॉवल साउंड्स, है ना। लेकिन कभी कभी हमारा प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा नहीं है ना, तो कभी कभी हम उसमें फंस जाते हैं। तो बेटर तरीका ये हो जाता है कि उसको हिंदी में लिख कर देख लो। अगर एक स्वर यूज हो रहा है तो वन सिलेबिक, और एक से ज्यादा स्वर यूज हो रहा है तो मोर सिलेबिक। Is that clear to everyone? मैम इन हाँ दोनों का एक बोलो। बार एग्जांपल लेना। कूक किन मतलब कोयला का कूक ना, कूक, और वो कुक। तो बेटा जो कोयला, कोयला नहीं है, कोयल है, कोयला हो रहा है। जो कोयल का साउंड है ना, जो कोयल का साउंड होता है, जो बर्ड साउंड होते हैं, उसको आप स्वर में थोड़ी काउंट कर सकते हो बच्चे। दैट इज नॉट अ वर्ड इवन, है ना। ठीक है मैम, तो कोयल, हाँ कॉक, कॉक और कुक, इन दोनों में एक एक वेरिएबल होंगे ना? बेटा इसमें तो कुछ है ही नहीं। कॉक है ना, तो बेटा इसमें तो एक ही वॉवल है, तो इसको तो काउंट ही नहीं करना है, ये तो वन सिलेबिक ही है ना। अब जैसे बेस्ट है, तो अब बेस्ट में थोड़ी ना हम सोचेंगे, बेस्ट में तो एक ही वॉवल यूज हो रहा है, एक ही वॉवल का साउंड है। जहां मैम मैं पर दो ये वाला वॉवल, कॉक नहीं कह रहा था, मैं वो हाँ पेप्सी तो वाला कौन कॉक कह वाला? रहा था, COKE। अच्छा कोक, कोक में भी आपका ई का साउंड नहीं है, तो यू विल कंसिडर ओ ओनली, है ना, यू विल कंसिडर ओ ओनली। बेटर इज वन सिलेबिक, क्योंकि वहां पे सिर्फ ए का साउंड आता है, सेकेंड ई इज साइलेंट। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली वन सिलेबिक, मोर सिलेबिक, और वर्ड्स को घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया, ये चार्ट पेपर सबके पास भरा हुआ है। अब हाँ बेटा, हिंदी तो संस्कृत इज बेसिकली, संस्कृत इज बेसिकली बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रूट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। सो डेफिनेटली वो हर जगह आता ही है, हर जगह आता है। इट इज नॉट ओनली ऑन सिलेबिक पार्ट ओनली, वो तुम्हारे आर्टिकल्स में भी आएगा, वो तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन में भी आता है, वो हर जगह आता है। मैं हर बार तो अ आ इ ई तुम लोगों को सिखाती रहती हूँ, क्योंकि स्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसको देखो, तुमने यहाँ पे बोला, वन सेकेंड सर, यहाँ पे देखो, ही इज वेरी ब्रेव। तो ब्रेव वी नो दैट इट इज वन सिलेबिक, हम सबको पता है कि ब्रेव वन सिलेबिक है। और तुम लोग अपने चार्ट पेपर में देखो, क्या वन सिलेबिक पॉजिटिव डिग्री के साथ हम वेरी यूज करते हैं? यस और नो? कम ऑन गाइस, स्पीक अप फास्ट, हमारे पास टाइम कम है। यस करते मैम। हैं, राइट, तो वन इज करेक्ट। अब इन सिमिलर मैनर चार्ट पेपर ओपन करके रखो और बताओ, वन सिलेबिक पॉजिटिव डिग्री के साथ मच यूज होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। तो ही इज मच ब्रेव इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। लेकिन मोर सिलेबिक के साथ मच यूज होता है, राइट, मोर सिलेबिक के साथ मच यूज होता है ना। यस, सो 3 and 4 is correct. Okay, so it is used accordingly. Is that clear बच्चे? बाकी मैं कल समझाऊंगी क्योंकि लेट हो गया है, सॉरी। क्लास फॉर टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास। चल बाय बाय, टेक केयर, सी या।
हो गया? अगर जिसको आर ई ई उ ए ए औ औ नहीं आता वो अरे यार कैसे सीखेगा?